नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल सीरीज जो कि अब 7वें एपिसोड में आ गई है। और आपको शायद ये थोड़ा अजीब लगे, पर मेरे लिए या प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी के लिए या हमारी पूरी टीम के लिए ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बिना किसी संसाधन के, बिना किसी पैसे के, एक ऐसी टीम जहां पे ज़्यादातर लोग बिना सैलरीज के काम कर रहे हो मिशन के लिए, वहां पर एक सीरीज शुरू करना और उसको 7वें एपिसोड में ले जाना इतनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे लिए ए- कई बार सीरीज को दूसरे एपिसोड में ले जाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे पास न तो लोग हैं ज़्यादा, न संसाधन है, और ना ही हमको ये पता होता है कि लोग जो हम चला रहे हैं उसको कितना देखेंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फेसबुक को या यूट्यूब को या किसी को दे के अपना प्रमोशन कर पाएँ। उसके बावजूद जिस तरह का सपोर्ट इस सीरीज़ को लेके आप लोगों से लगातार मिला है, जिस तरह की मेहनत, जिस तरह की तैयारी प्रोफेसर साहब लगातार कर रहे हैं, मेरे लिए ये एक आश्चर्य की बात तो खैर नहीं कहूँगा मैं। आश्चर्य की बात समाज के सेंस में है कि समाज सपोर्ट कर रहा है, और संतुष्टि की बात इस सेंस में है कि हम इसको लगातार कर पा रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, हम तमाम बातें कर रहे हैं, और हम वो बातें कर रहे हैं जो कहीं और नहीं होती हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस थैंक यू। सीरीज में हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। और इतनी मेहनत, मतलब रिटायर होने के बाद प्रोफेसर साहब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको शुक्रिया जो इसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमको सवाल भेज रहे हैं, काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आ, हमारे इस सीरीज को कर पाने की वजह, सबसे बड़ी वजह वो लोग हैं जो हमसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं, जो हमको चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो चैलेंज करते हैं तो हमको अगली बार आने का मौका मिलता है कि हाँ ठीक है, अगली बार हम इसका जवाब देंगे, हम इस पे आपसे बात करेंगे। तो इसलिए हमको गलत भी साबित करते रहिए अगर हम गलत हैं, हमको चैलेंज करते रहिए, क्योंकि ये जो चैलेंज करना होता है, मैं ज़िंदगी में जो कुछ कर पाया, मुझे चैलेंज किया गया, मैं इसलिए कर पाया। और हम में से ज़्यादातर लोग जो भी कुछ कर पाते हैं ज़िंदगी में, रोज़ी रोटी का चैलेंज भी अपने आप में एक चैलेंज है कि हमको शाम तक अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करना है। वो चिड़िया के लिए भी चैलेंज हो सकता है और वो मनुष्य के लिए भी चैलेंज हो सकता है। तो प्रोफेसर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ जी। कि ये छठा एपिसोड है जी, हमारा, छठा एपिसोड, सॉरी। जी। है ना। जी। और दूसरी बात यह है कि अगर लोग सुनेंगे ही नहीं और जी। लोग हमारे विचारों से असहमत या सहमत नहीं होंगे तो फिर इस तरह के ब्रॉडकास्ट का मतलब ही नहीं है। जी। तो वही हमारी ताकत है। हमारी ताकत ज्ञान नहीं है। जी। ज्ञान तो पहले से है, मैं भी पहले से हूं, लेकिन असल ताकत कहां से आती है कि जब आपको उस विचार को सुनने वाले लोग मिलते हैं, उसके साथ में संवाद करने वाले लोग मिलते हैं, उसके साथ असहमत या सवाल करने वाले लोग मिलते हैं, जैसा कि आपने कहा, वहां से ताकत बनती है। जी। और ज्ञान की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो निवेश भी चाहती हैं और कुर्बानी भी चाहती हैं। जी। बिना निवेश और कुर्बानी के ज्ञान के नए दायरे नहीं खुलते। जी। मेरे लिए ये सुख की बात थी कि मुझे पंकज जी ने और आपने मौका दिया कि इस पे बातचीत की जाए। जी। और इसलिए भी मुझे ये जरूरी लगता है कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है हिंदुस्तान में अभी जिस स्थिति में, जी। और जो हमारा जो युवा वर्ग है, शिक्षित युवा वर्ग है, उसके पास में नवजागरण की तकरीबन कोई समझ नहीं है। जी। तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में, उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी गुत्थियां हैं, वो सब सामने आए और वो समाज को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करे, जी। छोटे पर्सपेक्टिव की बजाय। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि अब हमें संसाधन नहीं है, जी। हाँ, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्थिति तो आपसे भी बदतर थी। जी। जी। तो ये जो जिनके पास में विचार हैं और जी। कुछ करने का या कुछ नया बताने का साहस है, यानी जी। ये एक बेहद जरूरी चीज है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब 9/11 हुआ तो जाहिर सी बात है दुनिया में एक अलग तरह की उथल पुथल मच गई थी, और उस कृत्य की निंदा हो रही थी जो होनी भी चाहिए थी। आतंकवाद से लेकर हजार चीज़ों पे बात हो रही थी, और उस बहाने बहुत सारे लोग एक धर्म विशेष को डिमीन करने में लगे हुए थे, उसको बदनाम करने में लगे थे।
लेकिन उसी बीच कुछ लोगों ने क्वेश्चनिंग चालू की, और उस समय तात्कालिक तौर पे उन सारे लोगों को जो है वो हमारे देश की तरह किसी को इंटरनेशनल कहा गया, किसी को कहा गया कि ये लोग आतंकवादियों के साथ हैं, किसी को कहा गया इनको ह्यूमन लाइफ्स की परवाह नहीं है। लेकिन बिल्कुल मानव जीवन की परवाह थी उन तमाम लोगों को भी। उनका सवाल ये था कि ये किया किसने है। मनुष्य जीवन की परवाह थी और उन लोगों को बिल्कुल। बहुत खराब निगाह से देखा गया। लेकिन समय के साथ ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जो सवाल लोग कर रहे थे, चूंकि उन्होंने इन बातों से घबरा के सवाल करना बंद नहीं किया, और वो उसके पहले भी सवाल कर रहे थे। नहीं, और अब तो रिपोर्ट है वो जी 9/11 की इंक्वायरी बिल्कुल की, बिल्कुल, तो उसके और बाद बिल्कुल अमेरिकी प्रशासन उसमें रेड हैंडेड इन्वॉल्व है। बिल्कुल, तो अगर वो सवाल उस समय नहीं किए गए होते, उस घटना के समय यस पे, यस तो यस ये कहा था ना कि अभी सवाल मत कीजिए। अगर उस समय सवाल नहीं किए गए होते तो आज उस घटना के 1.5 दशक के बाद हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां नहीं होती। और ऐसे ही तमाम ऐसी और चीजें, एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहते थे इस बारे में कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, कि पिछले बीते हुए कल से सीखो, आज में जियो, आने वाले कल के लिए उम्मीद रखो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सवाल करना मत छोड़ो। तो सबसे पहले हम लेंगे सवाल। 2 सवाल हमने छाटे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लगे हमको पिछले अध्यायों के बारे में और पिछले एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन सवालों पर। और सबसे पहला सवाल जो है वो हमारे नियमित एक दर्शक है अखिलेश कुमार का सवाल है कि जाति प्रथा पर बंगाल के नव जागरण का रुख क्या था। हालांकि यह प्रश्न मैं पहले भी पूछ चुका हूं राजा राम मोहन राय के संदर्भ में। इसी संदर्भ में स्त्री मुक्ति का भी सवाल उच्च जातियों तक सीमित था। क्या सती प्रथा पर रोक और विधवा विवाह समर्थन का निम्न जाति की महिलाओं को भी फायदा मिला? प्रोफेसर। इसमें पहली चीज ये है कि राजा राममोहन राय या नवजागरण एज ए सच, बंगाल का नवजागरण एज ए सच, वो खाली सती प्रथा या विधवा विवाह तक सीमित नहीं है। विधवा विवाह वाला जो प्रश्न है वो एक्चुअल में निम्न जातियों में तो विधवा विवाह था, ये समस्या थी उच्च जातियों में। विधवा विवाह की समस्या उच्च जातियों में थी। तो पहली बार हुआ मॉडर्न पीरियड में कि जो प्रथा, जो संस्कार जो निम्न जातियों में प्रचलन में थे विधवा विवाह के, उसको एडॉप्ट करने के लिए उच्च जाति के लोगों ने स्ट्रगल किया। ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये हमने कभी ये सोचा नहीं इस तरह से कि जो निम्न जाति में जो परंपराएं प्रचलन में है वे उच्च जाति अपना आभूषण बनाना चाहती है। उन्हें ये चीज समझने की है, और इतिहास के कई लोगों ने इस पक्ष की ओर ध्यान खींचा है कि जब नवजागरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमें यह देखना चाहिए कि नवजागरण में खास तौर पर एलिट की जो कल्चर है और जो पॉपुलर कल्चर है, यानी विधवा विवाह की परंपरा वो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा थी, यानी निम्न जातियों में थी वो, और जो विधवा विवाह का निषेध था वो एलिट कल्चर में था। तो पहली बार एलिट कल्चर और पॉपुलर कल्चर के बीच में एक नए किस्म का एक्सचेंज होता है, और उसमें एलिट क्लास विधवा विवाह को स्वीकार करता, और ये एक बड़ी चीज थी अगर आप वर्गीय जो विनिमय के तौर पर देखें। दूसरी एक चीज और वो ये कि जो जाति वाला प्रश्न है, बंगाल में जातियां हैं, और उस समय भी जातियां थी और आज भी जाति है। जाति एज ए मतलब इंस्टीट्यूशन अभी भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जो मैं कहना चाहता हूं ये कि नवजागरण के जितने भी लोग रहे हैं वे शूद्रों से उतना ही प्यार करते थे जितना कि अंबेडकर करते थे या ज्योतिबा फुले करते थे। उसे किसी भी तरह से कम करके नहीं देखना चाहिए। मैंने जानबूझ के आज की बातचीत का ये विषय रखा है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। मैं फिलहाल मैं अभी इस प्रश्न के उत्तर तक मैं यहीं तक सीमित रख रहा हूं अपने को। हम्म।
देखो, पहली चीज यह है कि नवजागरण में वर्किंग क्लास के सवाल भी हैं और नवजागरण में स्त्री के सवाल भी हैं, दोनों ही हैं। ये तो हम सोचना ही जरूरत नहीं है कि नवजागरण के जो लोग हैं वो क्लास की तरह सोसाइटी को नहीं देखते, वो क्लास की तरह देखते हैं बाकायदा। इसीलिए विवेकानंद हो, चाहे वो रिवाइवलिस्ट लोग रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो रेशनलिस्ट जो है राजा राम मोहन राय हो, सबके यहाँ क्लास आउटलुक है। इसीलिए तो वो सामाजिक भेद को बार बार एड्रेस कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि ये जो नवजागरण का पीरियड है ये वर्किंग क्लास के उदय का भी पीरियड है। ये आधुनिक मजदूर वर्ग पैदा हुआ और आधुनिक आधुनिक मजदूर वर्ग के साथ में आज आधुनिक मजदूर वर्ग की संस्कृति का भी जन्म हुआ। खाली ये हुआ क्या है कि नवजागरण के जो इश्यूज हैं वो वर्किंग क्लास के उस तरह से इश्यूज नहीं थे। ये एक सच है, क्योंकि नवजागरण के जो लोग हैं वो वर्किंग क्लास के खाली प्रश्न नहीं उठा रहे, वो बृहत्तर सामाजिक प्रश्न उठा रहे हैं। और स्त्री की जहां तक उसकी उत्पादक शक्ति के रूप में भूमिका का प्रश्न है, तो उसकी उत्पादक शक्ति के बारे में नवजागरण के लोग जानते थे। बिल्कुल 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 लेखन है, बिल्कुल लेखन है, और इस पर बाकायदा बाकायदा लिखा गया है, बातचीतें बाकायदा इस पर बहस हुई है। कारण क्या है कि जो कृषि व्यवस्था थी, कृषि से स्त्री बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई थी, और स्त्री के जुड़े रहने के कारण जो खेत मजदूर जिसे हम लोग कहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन था जो औरतें काम करती थी। तो हमारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी जिसमें कि कारीगर लोग काम करते थे, ये तमाम किस्म का जो गैर इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था उसमें स्त्रियां बड़े संख्या में काम करती थी। तो ये चीज जानते थे लोग कि स्त्रियां उत्पादक के तौर पर उनकी भूमिका है। ये जो एलिट वर्ग की जो औरतें हैं वे काम नहीं करती थी खाली, तो वहां उनकी समस्याएं दूसरी थी, वहां उत्पादकता के से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं थी। लेकिन जो गैर एलिट वर्ग की औरतें हैं जो नवजागरण में हैं, उनके सामने और उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं हुई हैं, बाकायदा चर्चाएं हुई हैं। और इससे भी बड़ी बात जो है, जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि ये नवजागरण पीरियड जिस दौर में हुआ है उस समय तो हम ब्रिटेन का हिस्सा थे, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। एंगल्स की पुस्तक जो ब्रिटेन के मजदूर वर्ग पर लिखी हुई पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। उससे हिंदुस्तान की स्त्री की दशा पर भी रोशनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की स्त्री की ही हालत खराब थी, ब्रिटेन में भी स्त्रियों की हालत खराब थी। बाद में चर्चा करूंगा कभी मैं उस पर। मैं सिर्फ जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूं ये कि क्लास अप्रोच नवजागरण की हिस्ट्री में एक पूरा स्कूल है जिसने विकसित की है, बाकायदा क्लास अप्रोच विकसित की है, और उस पर खूब काम हुआ है, मतलब विस्तार से काम हुआ है। और इसमें वर्किंग क्लास के दृष्टि से नवजागरण के दौर को देखने में तो सबसे महत्वपूर्ण काम अमीय बागची ने किया, जो उनकी पीएचडी थी। वो शानदार पीएचडी है, वो पब्लिश भी है, अंग्रेजी में है, वो पब्लिश है, वो बहुत अच्छी किताब है वो। रही जी। तो आप भी हाँ, अपने सवाल, तर्क, असहमतियां, प्रतिक्रियाएं हमको लिख के भेज सकते हैं। हर तरह की बहस का हम स्वागत करते हैं यहाँ पर रेनेसा के प्लेटफॉर्म पे, बल्कि मीडिया विजिल के प्लेटफॉर्म पर भी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं mediavigil@gmail.com। एक बार फिर से mediavigilindia@gmail.com पर, और या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर हमको इनबॉक्स कर सकते हैं www.facebook.com/mediavigil। इन दोनों जगहों पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं प्रोफेसर साहब के लिए, आप अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं हमारे शो के लिए, आप हमें असहमति भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप किसी भी तरह की बहस हम शुरू करने को तैयार हैं। बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है। और इसी के साथ प्रोफेसर साहब, अब मैं जाके पीछे बैठ जाता हूँ क्लास में। और वो एक बच्चा, एक स्टूडेंट हर क्लास में होता था जो क्लास में ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी होता था उसके पास खड़ा रहता था अमूमन। जब प्रोफेसर की एंट्री होती थी तब वो भाग के पीछे जाके अपनी बेंच पे, वो बैक बेंचर होता था, वो जाके बैठ जाता था। उसके पहले वो कोई प्रहसन कर रहा होता था खड़ा होकर पोडियम के पास। तो अब मैं वैसे ही जाके जो है
वो पीछे अपनी बैक बेंच पे बैठ जाता हूँ और क्लास जो है वो आपके हवाले है प्रोफेसर जी। थैंक यू। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा, जिस जो लोग हमें भी दो सवाल जो हमने लिए उसी से ही जुड़ा विषय है वो। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं, कम्युनिकेशन मुझे भी मिले, तो मुझे लगा कि ये दलित और ब्राह्मणवाद वाले प्रश्न पर जरूर बात की जानी चाहिए, और पहले बात करना तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि भविष्य में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। दलित आलोचकों में एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं कंचन इलिया। प्रोफेसर हैं, बहुत ही शानदार लेखक हैं, बहुत ही बढ़िया दलित इंटेलेक्चुअल हैं, टॉप इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने अपने एक निबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा पेश की है, और उसका बहुत व्यापक तौर पर असर भी है। मैं इसीलिए कंचन इलिया के जो धारणा है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने जो बात कही है वो ये कि ये जो एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, और वो अनेक लोगों ने इस्तेमाल किया है, कि नवजागरण के दौर में और नवजागरण के बाद वाले दौर में ये ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी फ्रेज का इस्तेमाल किया है। मेरी बहुत विनम्रता से असहमति है इससे। नवजागरण जो है वो, पहली चीज ये है कि पूरे देश में एक जैसा नहीं और एक ही परिप्रेक्ष्य में वो विकसित नहीं हुआ। और जब मैं कह रहा हूं एक ही परिप्रेक्ष्य में विकसित नहीं हुआ, तो इसके अपने महाराष्ट्र में जो कारण है वो अलग हैं, तमिलनाडु में जो कारण है वो अलग हैं, बंगाल में जो कारण है वो अलग है, और हिंदी भाषी क्षेत्र में जो कारण है वो अलग है। इसलिए एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके या एक जनरलाइज कैटेगरी में नवजागरण को इस तरह से देखना सही नहीं होगा। ज्योतिबा फुले या सत्यशोधक मंडल का काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन दलित आलोचकों का यह कहना कि बंगाल का जो नवजागरण है, या और दूसरे कुछ हिस्टोरियंस ने भी ये बात लिखी है, कि ये लोग जो है वो ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी हैं। और क्या तर्क है? तर्क यह, जो कि कंचन इलिया ने जो कोट किया है ज्योतिबा फुले को, ज्योतिबा फुले के बहाने ये बात कही है। उनका कहना यह है कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज का लक्ष्य मात्र ब्राह्मणवादी था, और वे जाति प्रथा का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। फुले का यह भी मानना था कि ब्राह्मो एवं आर्य ये दो पदबंध मूलतः शूद्र विरोधी हैं। उन्होंने एक बात और लिखी, वो ये कि ब्राह्मणवादी ताकतें अपने को मॉडर्नाइज कर रही थीं और अंग्रेजियत का विकास कर रही थीं। यानी पूरे नवजागरण को इस तरह से रिड्यूस करके, संक्षिप्त करके, संकुचित करके देखना सही नहीं होगा। संकुचित करके पदबंध का मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ज्योतिबा फुले और अंबेडकर या कंचन इलिया तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। मैं उन्हें खारिज करके नहीं चल सकता, और मैं उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि भक्ति और शक्ति की ताकतें अपने वर्चस्व को ब्रिटिश राज आने के बाद बढ़ाने में सफल रही, और इन सबका सामना करने के लिए ही सत्यशोधक मंडल का गठन किया गया। और सत्यशोधक मंडल के जरिए राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, तिलक और राणा डे, इन चारों के द्वारा जो संचालित जो समाज सुधार के आंदोलन थे, उन आंदोलनों की आलोचना पेश की गई। और इन चारों के द्वारा पैदा किए गए जो आंदोलन थे, उनको एक ही कैटेगरी में, एक ही वर्गीकरण में, एक ही नाम में बांधने की कोशिश की कंचन इलिया ने, और वह है ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी।
कंचन इलिया ने एक और बात कही, वो ये कि ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी ताकतों का लक्ष्य था राम राज्य की स्थापना करना, वहीं दूसरी ओर ज्योतिबा फुले ने बाली राज्य की स्थापना की संकल्पना पेश की। इस पूरे प्रसंग में मतलब ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो धारणा है, जिस तरह से इसका जो है सरलीकरण किया गया है सारी चीजों का, ये एक तरह से समूचे नवजागरण की प्रक्रिया और उससे जुड़ी हुई जो विशिष्टताएं हैं, लाक्षणिक विशेषताएं हैं, क्षेत्रीय विशेषताएं, उनको एक तरह से उनकी अनदेखी की गई है। मतलब पहली चीज यह है कि बंगाल के नवजागरण को आप ब्राह्मणवादी नवजागरण नहीं कह सकते। यह संयोग की बात है कि वे उच्च जाति में पैदा हुए थे। मैं चतुर्वेदी जाति में पैदा हुआ, मैं किस जाति में जन्म लूंगा यह तो मेरे पास अधिकार ही नहीं है। किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है वो किस जाति में जन्म लेगा। तो इस बिना पर चूंकि मैं चतुर्वेदी जाति में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे गाली दी जाए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जन्म तो व्यक्ति के हाथ में नहीं, वो कहां जन्म लेगा। सवाल यह है कि क्या बंगाल के नवजागरण के लोगों ने ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण की हिमायत की या उसको प्रस्तावित किया? सिर्फ उनकी, चूंकि वे उच्च जाति से आते थे, सवाल जाति का नहीं है, सवाल दृष्टिकोण का है। नवजागरण के लोग उच्च जाति से आते थे, लेकिन वे उच्च जाति के दृष्टिकोण की या सवर्णों के दृष्टिकोण की या हिंदू धर्मशास्त्र की परंपराओं की उन्होंने हिमायत नहीं की। मैंने अपने एक वक्तव्य में मैंने ये बात मैं रेखांकित की थी कि राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने धर्म को विमर्श से अपदस्थ किया और जीवन से अपदस्थ करके वेदांत की प्रतिष्ठा की। एकेश्वरवाद का सिद्धांत उन्होंने वेदांत से लिया था, वेदांत की धारणाओं पर जोर दिया। और किसके लिए जोर दिया? ये भेदभाव के लिए या भेदभाव के खिलाफ? प्रचलित हिंदू धर्म जो उस समय था, जिसकी अनेक शाखाएं आज भी हैं समाज में, वो प्रचलित हिंदू धर्म जाति भेद को आज भी मान्यता देता है, जिससे कि नवजागरण के लोग नहीं मानते। अगर नवजागरण के सब लोग जो ब्राह्मणवादी, सोकॉल्ड ब्राह्मणवादी, देखिए दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण एक नहीं है। आर्य समाज का और बंगाल के नवजागरण से जुड़े हुए लोगों का दृष्टिकोण एक नहीं है। वो एक इस मामले में है कि समाज सुधार राजा राममोहन राय भी करना चाहते थे और समाज सुधार दयानंद सरस्वती भी करना चाहते थे। वेदों में इनकी भी दिलचस्पी थी, वेदों में उनकी भी दिलचस्पी थी। दयानंद सरस्वती भी चाहते थे कि जनता की भाषा में वैदिक साहित्य, उपनिषद वगैरह ये जनता की भाषा में पहुंचे। ये संस्कृत के अंदर जो ये कैद था, ये पूरा पूरा ज्ञान ये कैद से निकल के जनता की भाषा में जाए। और ये बात सबसे पहले जिसने रेखांकित की वो कौन था? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय से दयानंद सरस्वती ने प्रेरणा ली कि वैदिक साहित्य, वेदों को, उपनिषदों को, इनको जनता की भाषा में पेश किया जाना चाहिए जिसे जनता समझे। तो हिंदू धर्म की जो रूढ़ियां थी, कट्टरता थी, उसका जो नजरिया था, उसका जो धर्मशास्त्री दृष्टिकोण था, उसकी सबसे पहली सीढ़ी यह थी, ज्ञान किसके लिए? यह लड़ाई इसकी थी। वेद किसके लिए? शिक्षा किसके लिए? तो नवजागरण के लोगों ने शिक्षा सबके लिए, और खासतौर पर उन पर जोर ज्यादा दिया गया जो शिक्षा से वंचित थे। दो ही लोग वंचित थे, दो ही वर्ग वंचित थे, असवर्ण और स्त्रियां। तो बंगाल में अपने तरीके से इस शिक्षा के प्रश्न को उठाया गया और जाति उत्पीड़न के प्रश्न को, स्त्री उत्पीड़न के प्रश्न को, इनको भी उठाया गया। और किससे जोड़ा गया? अगर आप एक साथ जोड़ देंगे दोनों को तो दिक्कत होगी। दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण एक नहीं है।
हाँ, कुछ चीजों में एकता है। जैसे मूर्ति पूजा को ये भी नहीं मानते, मूर्ति पूजा को वो भी नहीं मानते। लेकिन क्या दलित आंदोलन ने मूर्ति पूजा छोड़ी? सोचें हम लोग। क्या उपासना के नए तरीके खोजे गए? क्या यह संभव है कि नवजागरण करें और धर्म छोड़ दें? या ये एक बड़ा प्रश्न उठाएं हम लोग, वो ये कि धर्म का अधिकार मानव अधिकार है कि नहीं? धर्म सबके लिए या सिर्फ सवर्णों के लिए? नया जो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव है, उसमें धर्म का अधिकार सबका अधिकार है। वो सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों के लिए नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए नहीं है। लेकिन धर्म सबके लिए है, वेद सबके लिए हैं, उपनिषद सबके लिए हैं, संस्कृत की पाठशालाओं में दाखला सबके लिए है। ये चीज सबसे पहले बंगाल के नवजागरण से शुरू हुई और ये बड़ी चीज थी। कल्पना कीजिए आप, सोचा जाना चाहिए, जिन लोगों ने ये बात लिखी, कंचन इलिया ने ये बात लिखी कि ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी थे, और ये ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद जो है वो औपनिवेशिकता का एक तरह से मित्र है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से प्रभावित होकर डीएवी कॉलेज का पूरा नेटवर्क विकसित हुआ पूरे देश में। आर्य समाज के डीएवी कॉलेज के नेटवर्क से निकलने वाले लोग, खासतौर पर लाहौर के डीएवी कॉलेज से निकलने वाले लोग, वे लोग थे जो क्रांतिकारी थे। भगत सिंह वगैरह की परंपरा, दर्जनों क्रांतिकारी पैदा हुए उस कॉलेज से। किसने बनाया वो? उस कॉलेज का प्रिंसिपल एकदम हिंदू पुनरुत्थानवादी था, कट्टरपंथी था, लेकिन उसका बेटा क्रांतिकारी था। डीएवी कॉलेज से निकलने वाले लोग क्रांतिकारी थे, और वे किस तरह से के क्रांतिकारी थे सारे लोग जानते हैं। भगत सिंह पर इंपैक्ट किसका था? क्रांतिकारी विचारों का तो असर था ही, लेकिन शिक्षा का भी कोई असर था कि नहीं था? सिर्फ जाति में पैदा होने की वजह से अगर आप ये लेवलिंग करेंगे कि ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी, ये लेवलिंग करेंगे तो ठीक नहीं है, ये इलॉजिकल है। और ये दलित आलोचना की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह लेवलिंग पहले करती है, लॉजिक पीछे विकसित करती है। लेवलिंग करके जब आप लॉजिक विकसित करेंगे तो आपके पास में यह भी तो संभव है जो आपने लेवलिंग की है, जो आपने नामकरण किया है, वो नामकरण गलत साबित हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दलित आलोचकों से। दयानंद सरस्वती की अनेक चीजें हैं जिनसे मैं असहमत हूं, जिनकी मैं अभी चर्चा करूंगा मैं आपसे। लेकिन डीएवी कॉलेज का जो ये क्रांतिकारी आंदोलन में जो कंट्रीब्यूशन है, जिसका कि यशपाल की एक किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, सिंहावलोकन, आप लोग पढ़िएगा। विस्तार से जिक्र है उसका कि कैसे वहां लोग रहते थे, कॉलेज में पढ़ते थे और क्रांतिकारी बने। मैं एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं। मैं सत्य शोधक मंडल ने जो आंदोलन शुरू किया, उसकी परंपरा से कितने क्रांतिकारी निकले, इसकी ऑडिटिंग की जानी चाहिए। मैं समाज सुधार को कम करके नहीं देख रहा हूं सत्य शोधक मंडल के। बंगाल में तो पुनरुत्थानवादी धारा से भी, जो फ्रीडम मूवमेंट में नवजागरण में थी, उससे प्रभावित युगांतर नाम का क्रांतिकारी समूह था। सवाल विचारों का नहीं है, सवाल एक्शन का है। नवजागरण में विचार, और विचार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे एक्शन। बंगाल के नवजागरण की खूबी यह है कि वहां विचार और कर्म की एकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, और यही नवजागरण की धुरी थी। तो मेरे लिए ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। वेद का यज्ञ करने के बाद में अगर भगत सिंह पैदा होता है, जो कि डीएवी कॉलेज से पैदा हुए, दर्जनों क्रांतिकारी पैदा हुए,
तो वेदों को धिक्कारना, वेदों को रिजेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन वेदों से क्रांतिकारी पैदा करना सबसे जटिल काम है। वो कैसे हुए वो ही जाने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, धर्म आज की डेट में आपका एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। आप धर्म को रिजेक्ट नहीं कर सकते। और धर्म अगर मानवाधिकार है और धर्म का अधिकार मनुष्य का अधिकार है, तो अब बात दूसरे ढंग से शुरू होगी। नवजागरण के लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज की वो यह कि जो धर्म के अंदर जो पाखंड था, कुरीतियां थी, जो धर्म का विकृत रूप था, उस धर्म के पूरे विमर्श को एकदम उलट दिया और एक नए धर्म की बात की, जिसके केंद्र में मनुष्य था और मनुष्य के सुख दुख थे, ईश्वर नहीं था, धर्मशास्त्र नहीं था, कर्मकांड नहीं था, पुरोहित नहीं थे। और ये साधारण बात नहीं है। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। आप ब्राह्मणवादी भी हो और पुरोहित विरोधी भी हो, यह नहीं हो सकता। आप ब्राह्मणवादी भी हो और राष्ट्रवादी भी हो, कैसे हो सकता है? मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं। जो दलित आलोचक हैं, जो दलित आलोचना पढ़ते रहे और दलित आलोचना लिखते रहे, नवजागरण से अंग्रेजी सत्ता कमजोर हुई या मजबूत हुई? अंग्रेजों का शासन नवजागरण से कमजोर हुआ या मजबूत हुआ? शिक्षा के प्रसार से नवजागरण के केंद्र में कौन सी चीज थी? शिक्षा का प्रसार था और राष्ट्र प्रेम था। पहली बार ऐसे विचारक समाज में आए जो एक्टिविस्ट थे। पहले के जो विचारक होते थे ना, नवजागरण के पहले के, वो खाली विचारक होते थे, वो एक्टिविस्ट नहीं होते थे। राजा राममोहन राय ने एक नए किस्म के कल्ट को डेवलप किया कि विचार ही नहीं, एक एक्टिविज्म भी चाहिए, एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर विचारक भूमिका अदा करे। तो आपके पास में श्रेष्ठ विचार है लेकिन श्रेष्ठ सक्रियता नहीं है, तो विचार बेकार है। चारवाक थे, बहुत अच्छे विचारक थे, लेकिन एक्टिविस्ट नहीं थे। अगर एक्टिविस्ट होते तो क्रांति हो गई होती। राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि राजा राममोहन राय सिर्फ विचारक नहीं थे बल्कि एक्टिविस्ट थे। उम्र कितनी थी? राजा राममोहन राय ने ईश्वर और मूर्ति की सत्ता को चुनौती दी किस उम्र में? 18 साल, 19 साल की उम्र में। आज के किसी लड़के को देखिए तो आप 18-19 साल के लड़के को बात करके, वो दलित हो या गैर दलित हो, कोई भी जाति का हो, अमीर का हो या गरीब का हो, महान मेधा यंग लड़के में किसके लिए चुनौती बन रहा है? वो किस चीज से प्रभावित है? वो पश्चिम के विचारों से प्रभावित है। और पश्चिम के विचारकों ने एक शिक्षा दी थी कि आप जिन विचारों को माने उनको व्यवहार में भी उनका अमल करें, जनता के बीच में विचारों को ले जाओ, विचारों के लिए सामाजिक जोखिम उठाओ। राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने विचारों के लिए जोखिम उठाया और अंग्रेजियत को मजबूत नहीं किया। राजा राममोहन राय या बंगाल के नवजागरण से अंग्रेजी के प्रचार प्रसार को मदद नहीं मिली, यह गलतफहमी है। कंचन एलिया का यह एक गलत कंक्लूजन और निष्कर्ष है एक दलित आलोचक की दृष्टि से कि बंगाल का जो नवजागरण है, जो ब्राह्मणवादी नवजागरण है, और उसने औपनिवेशिकता को मजबूत किया है, अंग्रेजियत को मजबूत किया है। यह गलत धारणा है उनकी। महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? महत्वपूर्ण चीज यह कि नवजागरण से अंग्रेजी सत्ता कमजोर हुई, अंग्रेजी राज कमजोर हुआ या मजबूत? अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे भेद रहे। अंग्रेज चाहते थे पुराने किस्म की जो अरबी, फारसी और संस्कृत की शिक्षा है वो रहे। अंग्रेज चाहते थे कि यहां हिंदू मुस्लिम का बैर और सद्भाव का जो वातावरण नष्ट हुआ है वो रहे। अंग्रेजों ने भाषा को धर्म से जोड़ा, अंग्रेजों ने संस्कृति को धर्म से जोड़ा, हर चीज में धर्म को उन्होंने जोड़ के रख दिया। और राजा राममोहन राय का एक ही काम था कि धर्म को इस सब जगह से बेदखल करो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक ही काम था कि धर्म को इस सारी जगहों से बेदखल करो।
तो नवजागरण के बारे में और खासतौर पर बंगाल के नवजागरण के बारे में बात करते समय, आलोचना करते समय, ये जो ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी की कैटेगरी है, एकदम बोगस कैटेगरी है, और ये कैटेगरी एकदम दुर्भावना से रची गई कैटेगरी है। इसके पीछे कोई तर्क और प्रमाण नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इससे नवजागरण के बारे में सही समझ नहीं बनती। विचारक किस जाति में पैदा हुआ है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण है उसका आचरण, कि वह दृष्टिकोण के अनुरूप आचरण करता है कि नहीं करता। राजा राममोहन राय का सपना राम राज्य स्थापित करना नहीं था, ईश्वरचंद विद्यासागर का सपना राम राज्य स्थापित करना नहीं था, बंगाल के नवजागरण के किसी भी विचारक का सपना राम राज्य की स्थापना करना नहीं था, बल्कि भारत भारत की स्थापना करना था, भारत को अर्जित करना चाहते थे। राम राज्य में और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। भारत एक ठोस हकीकत है और राम राज्य एक सिर्फ कल्पना की चीज है, और बाली राज्य उससे भी बड़ी कल्पना की चीज है। अगर मुझसे पूछें तो राम राज्य और बाली राज्य दोनों ही राज्य, यानी ज्योतिबा फुले का बाली राज्य और पुनरुत्थानवादियों का राम राज्य, जो आरएसएस जिसकी राम राज्य की बात करता है, ये दोनों ही चीजें काल्पनिक हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है वास्तविकता। वास्तविकता यह है कि नवजागरण जो महाराष्ट्र में हुआ, नवजागरण जो बंगाल में हुआ, ये बंगाल के नवजागरण के जो पुरोधा थे, उनका लक्ष्य था भारत को अर्जित करना, नए भारत की धारणा को निर्मित करना। एक अन्य चीज, अगर ये अंग्रेजीदा लोग थे और अंग्रेजी के पक्षधर थे और अंग्रेजियत से प्रभावित थे, तो फिर बंगला भाषा और बंगला संस्कृति और बंगला सभ्यता और बंगला जातीयता पर जोर क्यों दिया? जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है आज की डेट में, क्योंकि 200 साल गुजर चुके हैं। अब सती प्रथा नहीं है, कानून बन चुका है, सती प्रथा एबॉलिश हो चुकी है। अब विधवा विवाह भी समस्या नहीं है। यह बात दूसरी है कि आज भी लोग विधवा से विवाह करने में परहेज करते हैं, लेकिन कानूनन कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन में प्रॉब्लम है। नवजागरण की सबसे महत्वपूर्ण देन कौन सी है? एक ही चीज महत्वपूर्ण है। नवजागरण ने, बंगाल के नवजागरण ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दी, वो कौन सी चीज दी? उसने मनुष्य की आइडेंटिटी को, बंगला जाति की, बंगाली जाति की आइडेंटिटी को धर्म, जाति और जेंडर, इन तीन से परे ले जाके भाषा से जोड़ दिया। बंगाली पहचाने जाते हैं किससे? भाषा से। बंगाली जाति, ये जो नेशनलिटी को जाति कहना, वो कास्ट वाली जाति नहीं है, ये नेशनलिटी वाली जाति है। बंगला में जाति जो है वो नेशनलिटी को कहते हैं। सो बंगला नवजागरण ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, क्या किया? वो काम यह किया कि उन्होंने समाज में जातीयता की धारणा, नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया कि लोग अब आधुनिक भारत में पैदा हो तो वे अपनी पहचान जाति से नहीं, धर्म से नहीं, यानी कास्ट से नहीं, रिलीजन से नहीं, जेंडर से नहीं, बल्कि लैंग्वेज से जोड़ें, लैंग्वेज की पहचान को अपनी प्राथमिक पहचान बनाएं। और अब आप बताइए मुझे कि आप बंगाल को देखिए, आप महाराष्ट्र को देखिए, आप कर्नाटक को देखिए, कहीं पर भी जाइए आप किसी भी औरत से बात करेंगे तो वो बंगाली है, आप किसी मुसलमान से बात करेंगे तो वो बंगाली है, कलकत्ते में रहने वाला। आप बात करके देखिए, आप उससे को किस भाषा में बोलता है अपने को। सो नवजागरण ने जो नई चीज, मैंने एक बात कही थी, वो संक्षेप में ही कही थी, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज अपने आप समझ में आनी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि इसे थोड़ा सा और बताया जाना चाहिए कि लैंग्वेज की आइडेंटिटी आधुनिक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी पहले नहीं थी, ये नवजागरण के साथ आई। ये जो भारत राष्ट्र राज्य बना,
कि राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा में भारत अंतर्ग्रथित एक इंटीग्रेट फॉर्म में जो सामने आया, उस राष्ट्र राज्य की अवधारणा के निर्माण में नेशनलिटी की धारणा और नेशनलिटी की चेतना के निर्माण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अंग्रेजों ने हमें जातीयता की धारणा और जातीयता की पहचान नहीं दी। अंग्रेजों के आने के पहले, यानी उनके सत्ता में आने के पहले भारत में बड़े बड़े ताकतवर राजा थे, लेकिन हमारे पास में भाषा की पहचान नहीं थी। हमारे पास में एक से एक बड़े कवि थे, लेखक थे, बहुत प्रतिभाशाली लोग थे। हमारे यहां कालिदास था, हमारे यहां कबीर थे, लेकिन हमें साधारण जनता अपने को भाषा के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़कर नहीं देखती थी। पहली बार हुआ नवजागरण का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये नहीं है सती प्रथा। नवजागरण का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने हमारी आइडेंटिटी बदल दी। हम पहले हिंदू के नाम से जाने जाते थे, अब हम किसके नाम से जाने जाते हैं? बंगाल के नवजागरण में बंगाली जाति ने अपनी पहचान किससे जोड़ी? बंगला से जोड़ी, अब वे बंगाली हैं। तमिल में नवजागरण हुआ जिसकी चर्चा कंचन इलिया ने की है, वहां दलितों का नवजागरण था, लेकिन उससे कौन सी पहचान सामने आई? दलित की पहचान सामने आई या तमिल नेशनलिटी की पहचान सामने आई? यह गलत धारणा है कि वहां सिर्फ दलित की पहचान सामने आई, बल्कि महत्वपूर्ण है उसकी तमिलियन पहचान, तमिल लैंग्वेज की पहचान। तमिल में रहने वाले दलित, गैर दलित, मुसलमान, गैर मुसलमान, मलयाली, तेलुगु, कन्नड़ा भाषी, ये तमाम लोग अपने को किस पहचान से जोड़ते हैं? तमिल की पहचान से। तो नई जो नवजागरण की जो नई प्रक्रिया है, राष्ट्र राज्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें जातीयता का जो कॉन्सेप्ट है, नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसे हमारे दलित आलोचक नोटिस ही नहीं लेते। वो खाली रिफॉर्म मूवमेंट के कास्ट के पहलू तक आके रुक जाते हैं, कुछ लोग जेंडर के पहलू तक आके रुक जाते हैं। नहीं, वहां एक और पहलू है जो कि इन दोनों से बड़ा है, और वो है लैंग्वेज। मराठी के नवजागरण की महत्वपूर्ण चीज ज्योतिबा फुले और उनके लोगों का जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, वो दलित नहीं है। दलित नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दलित सेकेंडरी है। उसका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है मराठी भाषा, मराठी भाषा को केंद्र में लाना, मराठी की पहचान से महाराष्ट्र के समाज को जोड़ना। नवजागरण के प्रश्न पर विचार करते समय नेशनलिटी के इश्यूज को सामने रखा जाना चाहिए, उसे देखा जाना चाहिए, उसकी तमाम लेयर्स खोली जानी चाहिए। और जब आप नेशनलिटी के प्रश्न को केंद्र में ले आएंगे, जब समाज को भाषा से जोड़ेंगे, यानी एक खास भौगोलिक इकाई, एक खास स्थान विशेष की भाषा, कौन सी भाषा? प्रमुख व्यापारिक केंद्र की जो भाषा होगी वही नेशनलिटी की भाषा होगी। कलकत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? कलकत्ता में लैंग्वेज के बारे में, बंगला के बारे में किए गए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास और परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है? वर्ण परिचय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने बंगला कैसे लिखे ये बता दिया, नहीं, वो तो पहले से प्रचलन में था। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने, कलकत्ता एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, वो राजधानी भी थी, और वहां उन्होंने एक नई भाषा बनाई जो कि व्यापार के केंद्र की भाषा बनी, व्यापार के कम्युनिकेशन की भाषा बनी। मैं जिस खड़ी बोली हिंदी को बोलता हूं, वो खड़ी बोली हिंदी कौन सी है? वो खड़ी बोली हिंदी 19वीं शताब्दी में बहुत कम लोग बोलते थे। आम जनता तो इस इलाके में, दिल्ली, उसके आसपास के इलाके में, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आसपास के इलाके में ब्रजभाषा, हरियाणवी, ये भाषाएं बोलती थी। खड़ी बोली हिंदी तो नहीं बोलते थे लोग। खड़ी बोली कहां से आई? खड़ी बोली दिल्ली, चूंकि प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और यहां के जो खत्री थे जो कि व्यापारी थे, उनकी बोलचाल की भाषा थी। तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र की भाषा, प्रमुख बड़े शहर की भाषा, जो व्यापार की कॉमन भाषा है, वह भाषा अल्टीमेटली एक क्षेत्र विशेष में, राज्य विशेष में जातीय भाषा के तौर पर अपना विकास करती है। और यह चीज नवजागरण की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो हमने अभी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ में जो हमने एक वैकल्पिक सांस्कृतिक स्पेस के खोजने की जो बात कही थी, शुरुआत की, ये उसका हिस्सा है।
सो नवजागरण पर बात करते समय कास्ट इशू है, लेकिन वो गौड़ है। बंगाल में जाति भेद अस्वीकार किया नवजागरण के लोगों ने और इसको आचरण में परिवर्तित किया। उसका एक परिणाम निकला, बंगाल में अनटचेबिलिटी धीरे धीरे गायब हो गई। बंगाल में अपर जाति के लोगों ने निम्न जाति के अनेक संस्कार एडॉप्ट किए, सांस्कृतिक एक्सचेंज हुआ। निम्न जाति के लोगों ने भी अपर जाति से अनेक चीजें एडॉप्ट की। उसमें से एक बड़ी चीज क्या थी? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और ये सामान्य बात नहीं है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एटिकेट, संस्कार, एटीट्यूड्स। एक साधारण झोंपड़ी में रहने वाले बंगाली और एक अपर क्लास के बंगाली के एटीट्यूड्स में कोई फर्क नहीं होगा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है बंगला के नवजागरण की। यह उपलब्धि महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देती। महाराष्ट्र में यह सांस्कृतिक एटीट्यूड्स में गैप बाकायदा हर जगह, बॉम्बे में दिखाई देता है, कोल्हापुर में दिखाई देता है और दूसरे राज्यों में, पुणे में दिखाई देता है। लेकिन बंगाल में आप जाइए, बंगाल में जिस एटिकेट के साथ में, बंगला के जिस संस्कार के साथ में, जिस एटीट्यूड के साथ में एक उच्च वर्ग का व्यक्ति बोलेगा, उसी एटीट्यूड और संस्कार के साथ में निम्न वर्ग का व्यक्ति भी बोलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप समझ जाएंगे उससे। मैं बंगाल गया, मैं कलकत्ता में 28 साल रहा हूं। मैं हमारे यहां किसी को भी तुम या तू कह के आराम से बोल लेते थे हिंदी में, मेरी आदत थी। मैंने एक दिन अपने यूनिवर्सिटी फोन किया और एक्सचेंज में एक व्यक्ति ने उठाया जो एक्सचेंज में काम करता था। तो मैंने कहा कि तुम जरा रजिस्ट्रार का फोन लगा दो। वो नाराज हो गया, मेरी समझ में नहीं आई गलती कहां हो गई। वो नाराज हो गया, उसने आपत्ति की कि आपने ऐसे क्यों बोला। अब मेरी समझ में नहीं आया क्या गलती कहां हुई। तो मैंने तत्काल उससे माफी तो मांग ली। फिर मैं उसके पास गया, मैंने पूछा उससे, भाई गलती कहां? बोले आपने तुम बोला, मुझे तुम नहीं बोल सकते। मेरे यहां एक जो नौकरानी काम करती थी, मैंने उससे भी पूछा, बोले कि बस्ती में भी हालत यह है कि एक साधारण दरिद्रतम बंगाली से भी आप तुम कह के और तू कह के और तू तड़ाक की भाषा में बात नहीं कर सकते। तो अगर मुझसे पूछा है बंगला के नवजागरण का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, बंगला के नवजागरण का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उसने अपर क्लास और लोअर क्लास इन दोनों के बीच में कल्चरल वैल्यूज और कल्चरल लैंग्वेज एक यूनिफाइड लैंग्वेज के तौर पर विकसित की। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है उसकी। सारी चीजें एक तरफ, ये जानते हैं, ये यूनिफॉर्मिटी, ये कल्चरल यूनिफॉर्मिटी टॉप टू बॉटम न तमिलनाडु के नवजागरण में है और न महाराष्ट्र के नवजागरण में है। और इन दोनों नवजागरण में दलित केंद्र में है, दलित नायक केंद्र में है। नवजागरण का लक्ष्य यह था कि मनुष्य को एक जैसी संस्कृति, एक जैसे संस्कार, एक जैसी भाषा और एक जैसे मूल्य, ऐसे मूल्य जो कि रूढ़ियों से मुक्त हों, जो कि व्यक्ति की सत्ता, इच्छा, इन दो का सम्मान करें। एक अन्य चीज और बहुत जरूरी चीज, नवजागरण के ये जो लोग हैं, जो बंगाल में लोग हैं, ये बंगाल में जो लोग हैं, ये भक्ति आंदोलन की भूमिका और जो लोकल लैंग्वेज है उनकी भूमिका को वे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। भक्ति आंदोलन के लोगों की भूमिका को कम करके नहीं देखते, नाथों और सिद्धों के साहित्य को कम करके नहीं देखते, वे कबीर और नानक के योगदान को कम करके नहीं देखते, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन ये चीज दयानंद सरस्वती नहीं मानते। अगर दयानंद सरस्वती ने ये
दृष्टिकोण अपनाया होता जो कि बंगाल के नवजागरण ने अपनाया, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में आर्य समाज की शक्ल एक पुनरुत्थानवादी संगठन की बजाय एक उद्धारवादी संगठन की होती। और आज तो वो एकदम पिछलग हुआ है सांप्रदायिकता का। तो नवजागरण में जब आप, ये प्रश्न था ना परंपराओं का, ये प्रश्न था स्मृति का। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं वो राष्ट्रवादी जो ब्राह्मणवादी थे वे तो अंग्रेजों के दलाल थे, वे अंग्रेजियत के दलाल थे, तो सवाल यह है कि ये जो नवजागरण में जो इतने बड़े पीढ़ी पूरी पैदा हुई, यंग बंगाल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार, ये तमाम, द्वारकानाथ टैगोर, ये तमाम जो लोग आए, किस चीज में आए, किस भाषा में लिखते थे, किस भाषा में बोलते थे ये लोग? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए उसकी नई कल्चर, नए संस्कार, नए भाषिक संस्कार को एक साधारण जनता के बीच में, एक अशिक्षित जनता को भी नए आधुनिक संस्कारों से और नई आधुनिक भाषा से लैस करना, जो जनता अभी स्कूल तक पहुंची नहीं है, उसे लैस करना एक साधारण काम नहीं है। और यह नवजागरण का बहुत बड़ा अवदान था। इसे कम करके नहीं देखना चाहिए और इसे इस तरह की लेवलिंग नहीं करनी चाहिए। एक एक और प्रश्न है जिसे मैं उठाना चाहता हूं। बंगाल के नवजागरण की खूबी है कि वे जाति प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए, जाति प्रथा का विरोध करते हुए समाज का और जाति प्रथा विरोधी दृष्टिकोण का बुर्जुआकरण करते हैं, पूंजीवादीकरण की प्रक्रिया में उसे ले जाते हैं। यही वजह है कि मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि नवजागरण एक तरह का बुर्जुआ आंदोलन है। वह बुर्जुआ दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा प्रयास है। वो चिंता की चीज क्या है? चिंता की चीज यह है कि नवजागरण जो पैदा हुआ या जाति प्रथा विरोधी जो आंदोलन पैदा हुए, बंगाल में तो जाति प्रथा विरोधी आंदोलन वे अपने को बुर्जुआकरण की प्रक्रिया का अंग बनाते हैं। सारे जितने भी नवजागरण के लोग हैं वे जाति प्रथा का विरोध करते हैं। सबसे ज्यादा वहां लिखा जाता है जाति प्रथा के खिलाफ में, सबसे अच्छे उपन्यास आते हैं जाति प्रथा के खिलाफ में। प्रमुख दलित लेखक आते हैं जिनको कि बिना किसी लेवलिंग के दलित लेखक कहे बिना उनको बाकायदा सम्मानित और प्रतिष्ठित किया जाता है। उनके लिए लेखक लेखक है, वो दलित लेखक नहीं है, विशेषण नहीं लगाते वो लोग। उनके यहां बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी है, उनके यहां दलित बुद्धिजीवी नहीं है। आज से कुछ साल पहले ही घटना है, करीब 15 साल पहले कलकत्ते में मैं एक दिन गया बाजार में। मैं जहां पढ़ाने जाता था वहां किताबों का पूरा जमघट था, पूरा बाजार ही बाजार था, सैकड़ों की दुकानें थी किताब की। तो मैंने किताब की दुकानों पर जाके पूछा कि भाई बंगला में दलित साहित्य का कोई किताब है क्या? अब वो दुकानदार मेरी आंख फाड़ के देखे मुझे कि दलित साहित्य क्या चीज होती है। तो उसने मुझसे कहा सर दलित साहित्य तो बंगला में नहीं है। सो अल्टीमेटली उसने मुझे एक किताब दी, वो जो साहित्य अकादमी ने छापी है, दलित लेखकों का संकलन बंगला में ट्रांसलेटेड। बंगला में आज से 10 साल 15 साल पहले तक दलित लेखक की कैटेगरी नहीं, जबकि दलित जाति से आने वाले सैकड़ों लेखक हैं जो लिख रहे हैं। क्योंकि वहां लेखक का जो सम्मान है वो शायद उतना सम्मान तो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में कहीं नहीं है। शिक्षक का जो सम्मान है वो सम्मान कहीं नहीं है। वो शिक्षक किस जाति से है, इनमेटीरियल। तो नई पहचान कौन सी है हमारी? नई पहचान है बुद्धिजीवी की, नई पहचान है लेखक की, नई पहचान है प्रोफेसर की, नई पहचान दलित की नहीं। दलित की पहचान या ब्राह्मण की पहचान, ये पहचान मध्यकालीन पहचान थी, ये आज की पहचान नहीं है। बंगाल के नवजागरण ने मध्यकालीन पहचान के रूपों को
विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करना एकदम जरूरी नहीं समझा, उसको एकदम व्यवहार में इस्तेमाल ही नहीं किया। और ये बड़ी चीज थी, ये बड़ी चीज थी, और इसने पूरे बंगाल में एक नया वातावरण निर्मित किया। दलित पर लिखना, लेखक का दलित परिवार में पैदा होना, यह अपने आप में कोई समस्या ही नहीं थी, यह इशू ही नहीं था। और भारत हिंदू ये हिंदी भाषी क्षेत्र में तो ये अभी भी समस्या है ये। तो लेखक को किसकी तरह दृष्टि से देखेंगे? लेखक की दृष्टि से देखेंगे या दलित या ब्राह्मण की दृष्टि से देखेंगे? ये ब्राह्मण लेखक है जैसा कि हो रहा है आजकल, ये दलित लेखक है? मैं इधर बात बता रहा हूं आपको, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के से जुड़े हुए दो संगठन हैं, हिंदी में जनवादी लेखक संघ और बांग्ला में गणतांत्रिक लेखक शिल्पी संघ। बांग्ला का लेखक संगठन दलित लेखक की कैटेगरी को एक्सेप्ट ही नहीं करता, लेकिन हिंदी वाले हैं, जनवादी लेखक संघ जो है वो दलित लेखकों की वर्कशॉप, दलित लेखकों के लिए अलग से। अरे क्यों? क्या किसी व्यक्ति का ओम प्रकाश वाल्मीकि का लेखक होना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है? क्या सिर्फ लेखक होने के नाते उसे सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए, या दलित लेखक के नाम से ही उसे सम्मानित किया जाएगा? ऐसा क्यों होगा? जब आप दलित लेखक, दलित साहित्य इस पदबंध का इस्तेमाल करेंगे, दलित विमर्श इस पदबंध का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लौट के फिर दलित या जातिवाद की दलदल में जाएंगे। सवाल यह, जाति प्रथा का विरोध करते हुए हम जाना कहां चाहते हैं? नवजागरण के लोगों के सामने यह चुनौती थी। दलित भी मनुष्य होते हैं। नवजागरण का लक्ष्य था मनुष्य से बेहतर मनुष्य के निर्माण की ओर। नवजागरण का लक्ष्य बंगाल में यह नहीं था कि दलित से दलित की ओर, दलित से दलित पंथ की ओर, नहीं, ये तो उल्टी दिशा हो गई। एक और चीज मैं बहुत ही विनम्रता से मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अंबेडकर बहुत बड़े नेता थे, बहुत महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपने को किससे जोड़ा? उन्होंने बुर्जुआ पॉलिटिक्स से जोड़ा, बुर्जुआकरण किया अपना। वो एक बड़े बुर्जुआ नेता थे, उन्होंने हमारे देश के लिए संविधान बनाया, हमारे देश की जो संसद है, जो बुर्जुआ संसद है, उसके लिए संविधान बनाया। वे हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। नवजागरण की परंपरा जो दलित परंपरा है, जो जाति प्रथा विरोधी परंपरा है, उसके लिए एक नेचुरल मार्ग है कि वह अपना बुर्जुआकरण करे। अंबेडकर ने यह काम किया। दलित प्रथा का विरोध करते हुए भारत में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कहां से करेंगे? आप पूंजीवादी मूल्यों की तरफ। जो उदारतावाद में कौन सी चीज थी महत्वपूर्ण, जिसकी तरफ लोग आकर्षित हुए? जाति प्रथा का निषेध उसमें शामिल था। तो जाति प्रथा का विरोध करते हुए एक नेचुरल पाथ है आइडियोलॉजिकल लिबरलिज्म की ओर जाना, और लिबरलिज्म के वैल्यूज की ओर जाना, और इसकी तरफ अंबेडकर ने कदम बढ़ाए। अनफॉर्चुनेटली अंबेडकर के बाद जो दलित लीडरशिप पैदा हुई, वो बुर्जुआकरण नहीं करती है, वो लुम्पेन बुर्जुआ जी के साथ जुड़ना पसंद करती है। आप गैस कीजिए, आप पता कीजिए, अंबेडकर की पार्टी में कितने गुंडे थे और बदमाश थे, और पता कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी में कितने गुंडे और बदमाश हैं। दलितों के नाम पर जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का एक सिरा वह है जो कि अंबेडकर ने निर्मित किया है। एक दिशा वह है जो अंबेडकर ने निर्मित किया कि जाति प्रथा का विरोध करते हुए, भारत में असमानता का विरोध करते हुए, बुर्जुआ जी का मार्ग सबसे बेहतर मार्ग है, जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है। और कौन सा बुर्जुआ जी? एक ऐसा बुर्जुआ जी जो कि लुम्पेन बुर्जुआ नहीं है,
जो क्रिमिनल बुर्जुआ नहीं है। लेकिन पोस्ट अंबेडकर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका रास्ता कौन सा है? वो किस बुर्जुआ से जुड़ना चाहती है? वो उस बुर्जुआ से जुड़ना चाहती है जो लुम्पेन बुर्जुआ है, जो क्रिमिनल बुर्जुआ है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि वे लोग अंबेडकर की परंपरा के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि अंबेडकर लुम्पेन बुर्जुआजी से नफरत करते थे। अंबेडकर के पूरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, निर्माण में, उन्होंने दलित के नाम पर कोई संगठन नहीं बनाया। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट है जो नवजागरण ने दिया, कि हम नई पहचान हम एडॉप्ट करें। दलित की पहचान, शूद्र की पहचान, ब्राह्मण की पहचान, ये मध्यकालीन पहचान के रूप थे, ये आधुनिक कालीन पहचान के रूप नहीं है। इनसे मुक्त होने की जरूरत है, और नवजागरण ने यह काम किया अपने तरीके से। एक आखिरी बात मैं कह के ये बात अभी फिलहाल रोक दूंगा मैं। सवाल यह है कि धर्म क्या है, क्योंकि ये कास्टिज्म के साथ में हिंदू धर्म बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म रहेगा, वो हिंदुत्व रहेगा तो कास्टिज्म रहेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मायावती के जरिए या मायावती जैसे नेताओं के जरिए, क्योंकि मायावती जो है वो हिंदुत्व के लिए चुनौती नहीं है, मायावती उनके लिए इशू नहीं है वो, बल्कि वह उनके लिए एक फ्रेंडली एक आइडियोलॉजी है। तो अगर कास्टिज्म से निकलना है तो कौन सी चीज जरूरी है? हिंदू धर्म के दायरे से निकलना होगा, धर्म के दायरे से नहीं, हिंदू धर्म के दायरे से निकलना होगा। यही तो नवजागरण चाहता था, बंगाल का नवजागरण यही तो चाहता था कि हिंदू धर्म के दायरे से निकलो, हिंदू धर्म शास्त्र की मान्यताओं को मत मानो, किसी भी पुरानी पुस्तक को मत मानो। इससे बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। सवाल किया जाना चाहिए कि नवजागरण के लोगों के लिए धर्म क्या था? मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, गायत्री मंत्र, उपासना के रूप? जी नहीं, सिर्फ एक ही धर्म था। वो क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत मजेदार चीज दर्ज की है, उनका एक बहुत फेमस निबंध है, धर्म का अधिकार। धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्यों जरूरी है, धर्म के क्या प्लस माइनस दोनों हैं, इनकी बड़ी विस्तार से उन्होंने चर्चा की। और ये उसका शीर्षक ही अपने आप में उत्तेजक शीर्षक है, धर्म का अधिकार। उसमें एक कहानी, छोटी सी कहानी उन्होंने कोट की है। वो कहानी यह है कि बुद्धदेव ने अपने, भगवान बुद्ध जिनकी शरण में ये सारे दलित भाग भाग के जाते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक बार कहा था कि मनुष्य के मन में कामना प्रबल है, लेकिन सौभाग्यवश उससे भी अधिक प्रबल एक वस्तु हमारे पास है। यदि सत्य की पिपासा हमारी प्रवृत्तियों से अधिक प्रबल न होती तो हम में से कोई धर्म के मार्ग पर न चल सकता था। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए किस चीज की जरूरत है? सत्य की भूख होनी चाहिए, सत्य की पिपासा। धर्म क्या है?
सत्य की भूख। धर्म का मतलब पूजा नहीं। और यही चीज राजा राम मोहन राय ने और बंगाल के नवजागरण ने केंद्र में रखी कि धर्म का मतलब सत्य, सत्य बोलना, सत्य की रक्षा में खड़े होना और सत्य के पक्ष में लिखना, और सत्य के पक्ष में लिखने के लिए अन्याय का विरोध करना, हर तरह की असमानता के रूपों का विरोध करना। उसमें जाति संबंधी असमानता भी शामिल थी। हमने क्या किया? हमने बदनाम करने के लिए ये ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी कैटेगरी का निर्माण किया, जो कि गलत है, एकदम गलत है। बल्कि मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये जो ब्राह्मणवादी जातिवादी कैटेगरी के नाम पर जो वर्गीकरण एकेडमिक्स में प्रचलन में है दलित आलोचकों के जरिए, वे सारे के सारे वे हैं जो कि फोर्ड फाउंडेशन और कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के खजाने से निकले हैं। प्रश्न यह है कि दलित को दलित रहने दें या दलित को मनुष्य भी बनने दें। दलित का विमर्श मनुष्य का विमर्श कब बनेगा? सिर्फ दलित का विमर्श रहेगा वो। नवजागरण का केंद्र बिंदु है मनुष्य और बेहतर मनुष्य। उसमें उन्होंने स्त्री के कष्ट, दलितों के कष्ट, स्त्रियों का उत्पीड़न, उपेक्षा, दलितों के उत्पीड़न, उपेक्षा, इन सबको एड्रेस किया और कहा कि इन्हें और बेहतर मनुष्य बनाने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। और शक्ति के लिए आधार क्या होगा? सत्य के पक्ष में खड़े रहो। धर्म क्या होगा? मनुष्य का एक ही धर्म होगा, सत्य की हिमायत करे, सत्य के पक्ष में खड़ा रहे, दलित के पक्ष में नहीं, स्त्री के पक्ष में नहीं, राष्ट्र के पक्ष में नहीं, सिर्फ धर्म के पक्ष में खड़ा रहे। और धर्म माने सत्य के पक्ष में खड़ा रहे, और सत्य ही हमारे जीवन की रक्षा करेगा। और यह चीज इतनी बड़ी चीज थी कि हमने इसे विमर्श के केंद्र में आने ही नहीं दिया। हमने हाशिए की बहुत सारी चीजों को केंद्र में ले आए, हम सती को ले आए, हम विधवा को ले आए, हम दुनिया भर की चीजें ले आए। धार्मिक सामाजिक सुधार के आंदोलन के केंद्र में था धर्म, और धर्म का मतलब था सत्य, और सिर्फ सत्य। धर्म का मतलब ईश्वर नहीं था, धर्म का मतलब पाखंड नहीं था। धर्म का मतलब था जिसे आप धारण करें। तो किस चीज को धारण करते हैं हम लोग? जाति को नहीं। हम सत्य को धारण करते हैं और सत्य के लिए जीते हैं, और सत्य के लिए व्यवहार में आचरण करते हैं। और ये चीज नवजागरण की सबसे मूल्यवान चीज है, जिसकी कि हमें रक्षा करनी चाहिए। और ये चीज पूरी की पूरी एक नई पहचान से जोड़ी गई, वो थी नेशनलिटी की आइडेंटिटी। आधुनिक समाज के मनुष्य की एक ही पहचान होगी, वो चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस क्षेत्र का हो, उसकी अपनी भाषा। और यही वजह थी उसके गर्व से राष्ट्र राज्य की एक नई आधुनिक परिकल्पना, एक नए आधुनिक भारत का जन्म हुआ। और यह नया आधुनिक भारत औपनिवेशिक भारत की जो संकल्पना थी ब्रिटिश शासन की, उसका निषेध करता है। जिस दिन बंगाली जाति ने अपने को बंगला के साथ में नत्थी किया और बंगला को नेशनलिटी की लैंग्वेज बनाया, उसी दिन उन्होंने अंग्रेजियत, अंग्रेजी राज और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव में मट्ठा डाल दिया। उसी दिन उसकी विदाई का घोषणा कर दी गई। और आप जानते हैं इस बात को कि बंगला में सबसे ज्यादा राष्ट्रोन्माद पैदा हुआ, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी गई, सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन पैदा हुए। क्यों? क्योंकि पूरी जाति अपने को लैंग्वेज से जोड़कर देखती थी, धर्म से जोड़कर नहीं देखती थी। पूरी जाति अपने को जेंडर से जोड़कर नहीं देखती थी, लैंग्वेज से जोड़कर देखती थी। तो नवजागरण का नया विमर्श, नया जो कल्चरल स्पेस है, वो कल्चरल स्पेस कहां खुलता है? वो नया कल्चरल स्पेस खुलता है नेशनलिटी की पहचान के साथ, भाषा की पहचान के साथ। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो अब भाषा की पहचान के साथ अपने को नहीं जोड़ते। जो लोग सबसे ज्यादा अभी
ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद करके बंगला के नवजागरण पर हमले कर रहे हैं, वे सबसे ज्यादा अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं और अंग्रेजियत की हिमायत कर रहे हैं। बंगाल में ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। तो नई जो परघटना घटी, नया जो फिनोमिना सामने आया, नई जो पहचान सामने आई, उसने धर्म की, जाति की, जेंडर की पहचान को इवॉल्यूश करते हुए भाषा की पहचान को जन्म दिया, और ये एक नई पहचान थी। इसने राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया, और ये नवजागरण की सबसे बड़ी और केंद्रीय उपलब्धि थी। आज इतना ही रखें हम लोग। थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर। सवाल आया है एक, जो मैं चाहता हूं कि अभी हम पूछ पाएं, और क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण है। बीएम प्रसाद जी जो हैं उन्होंने पूछा है कि एक तो ये कि अंतर्जातीय वैवाहिक रिश्तों को लेकर क्या अप्रोच था, दूसरा उन्होंने जो महत्वपूर्ण था, जो मेरे दिमाग में भी ये सवाल था, और सवाल असहमति जो भी हो सकती है, कि वो एक पूछ रहे हैं कि लुम्पनाइजेशन का आरोप केवल अंबेडकर के वारिसों पर क्यों आइसोलेशन में है, और लोगों पर क्यों नहीं है? क्या लेफ्ट पे ये आरोप नहीं होना चाहिए या बाकी लोगों पे? जैसे कि प्रोफेसर तुलसीराम जो है वो गलत कैसे हैं? और एक चीज़ वो और इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती से अगर चूक हुई तो लाजमी है कि दलित विमर्श में उसके बाद। जी जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको अब? हाँ, अब आई। हाँ जी, मैं फिर से पूछता हूँ कि बीएम प्रसाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कुछ सवाल और तर्क उठाए हैं, और जिनमें कुछ सवाल मेरे मन में भी आए। तो हाँ, मेरे मन में ये जो है असहमति या सवाल था कि पहली चीज़ तो ये कि एक सवाल ये कि वो अंतर्जातीय रिश्तों पर सवाल पूछ रहे हैं कि उस समय में जो सुधारक थे वो अंतर्जातीय रिश्तों पे कितनी बात कर रहे थे, एक। दूसरा, लुम्पनाइजेशन का आरोप केवल अंबेडकर के वारिसों पर क्यों हो, है ना? आइसोलेशन में केवल अंबेडकर के वारिसों पर लुम्पनाइजेशन का आरोप क्यों हो? और वो ये भी जानना चाह रहे हैं, जो मेरे मन में भी सवाल था, कि तो प्रोफेसर तुलसीराम कैसे गलत है और फिर बाकी लोग गलत क्यों नहीं है? और दयानंद सरस्वती से अगर चूक हुई तो ये लाजमी है कि दलित विमर्श में उसकी बात होगी, उस पर सवाल उठेंगे। ये बीएम प्रसाद कह रहे हैं। ये सवाल मैं चाह रहा हूं कि इसको हम ले लें। मेरा कहना यह है कि देखिए, मैंने एक बात कही थी कि दयानंद सरस्वती के आंदोलन को अलग पर्सपेक्टिव में देखता होगा। आप उसे बंगाल के साथ में नत्थी नहीं कर सकते। बंगाल का आंदोलन और उसका परिप्रेक्ष्य एकदम अलग है, पहली चीज। दयानंद सरस्वती का परिप्रेक्ष्य एकदम अलग है। ये मिक्स जो किया जा रहा है ना जानबूझ के, क्योंकि उसमें सुविधाजनक है कि दयानंद सरस्वती को जब इच्छा हो आप राजा राममोहन राय के सिर मर दो। नहीं, प्रत्येक इलाके में भाषा में नवजागरण अगर हुआ है तो उसकी अलग से मीमांसा की जानी चाहिए। जी, वो एक नहीं हो सकता, वो एक नहीं हो सकता। वो ये भी पूछ रहे हैं कि दूसरी चीज दयानंद सरस्वती के डीएवी कॉलेज का जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम मूवमेंट में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती ने जो जाति प्रथा के खिलाफ में स्त्री शिक्षा के पक्ष में जो मुहिम चलाई हिंदी भाषी क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है और किसी ने नहीं चलाई। वो कोई दलित आंदोलन वहां नहीं था उस दौर में। और यही वजह थी कि दयानंद सरस्वती के कॉलेजों में सबसे अधिक क्रांतिकारी पैदा हुए। ये हम कैसे अंडरस्टिमेट कर सकते हैं कि वो क्रांतिकारियों को हम नोटिस ही न लें? भगत सिंह अंतरिक्ष से नहीं उतर के आए थे। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो पूरा संगठन था क्रांतिकारियों का, वो पूरा का पूरा संगठन की मैक्सिमम मेंबरशिप वहीं से आई थी। वो इतना वो नहीं है कि वो, चूंकि हम नोटिस नहीं, जिस संस्था की योग भूमिका है उसको पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए। सेकंड चीज है जो वीकनेस है, हमने वीकनेस की चर्चा नहीं की है अभी, क्योंकि हम दयानंद सरस्वती की बात नहीं कर रहे थे। मैं मुश्किल क्या है कि मुश्किल क्या है कि हमारे यहां सारे लोग एक ही प्रोग्राम में सारे नवजागरण के सवाल हल कर लेना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकते। हम दयानंद सरस्वती पर विस्तार से डिटेल्स में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले चाहते हैं बंगाल पर ठीक से बात हो।
दूसरी चीज ये जो अंतरजातीय विवाह, बंगाल में सबसे ज्यादा अंतरजातीय विवाह आज भी होते हैं और पहले भी होते थे और बिना दलित आंदोलन के हो रहे हैं। यह गलतफहमी है। बंगाल में निचली जातियों के साथ में रोटी बेटी के संबंध पहले भी थे, आज भी हैं। बंगाल के लोग आज भी सबसे ज्यादा अपने राज्य से बाहर शादी करते हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। इसलिए अंतरजातीय, अंतरधार्मिक, अंतरराज्यीय विवाह की परंपरा बंगाल में बहुत स्ट्रांग है और वहां किसी ने दलित आंदोलन नहीं किया। एक चीज समझ लें हम लोग, जो अंबेडकर कहते थे ना कि रोटी बेटी के संबंध हो तो जाति प्रथा टूटेगी, तो बंगाल में तो यह पहले से था, रोटी बेटी के संबंध पहले से थे। तो इस बात के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसे ब्राह्मणवादी, राष्ट्रवादी कहकर आलोचना की जानी चाहिए। मेरी आपत्ति इस पदबंध पर है, इस विशेषण पर है। ये जो विशेषण लगाए गए ठीक नहीं है। आलोचना हो ही सकती है बंगाल के नवजागरण की, अनेक कमजोरियां हैं उसमें, उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन जो खूबी है वो क्या है? वह अंतरजातीय विवाह है, वह अंतरधार्मिक विवाह है और ये एक्सचेंज बहुत ही मतलब जिसे कहीं सद्भावपूर्ण है। मतलब वहां कोई टेंशन नहीं है इसको लेके। अगर किसी ने शेड्यूल कास्ट लड़की से शादी कर ली तो इसको लेके कोई टेंशन नहीं है। जी। और कोई चीज पूछ रहे थे आप? जी, वो ये कह रहे थे कि लुम्पेनाइजेशन का आरोप केवल अंबेडकर के ना बहुत जरूरी है। ये बात मैं बहुत पिन पॉइंट करना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। आप दलित की राजनीति करना चाहते हैं तो दलित की राजनीति करते हुए या जाति प्रथा के खिलाफ राजनीति करते हुए उसका बुर्जुआकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? बुर्जुआकरण का मतलब है कि उसके स्वस्थ पूंजीवादी मूल्य विकसित करेंगे कि नहीं करेंगे? अंबेडकर के सामने भी चॉइस थी, लेकिन अंबेडकर ने बेस्ट चॉइस जो थी वो एडॉप्ट की। अंबेडकर निकल सकते थे बाहर, लेकिन उन्होंने निकले नहीं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि आपके सामने जो अभी दलित संगठन है, वो चाहे यहां पर है या वहां पर है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। मैं पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने देखा ना, 2019 के में 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में जो फ्रंट बना, उस फ्रंट ने सबसे ज्यादा नुकसान किसका किया और किसको फायदा हुआ उससे? आप पॉलिटिकल गेन के दृष्टि से देखें, आप पॉलिटिकल लॉस की दृष्टि से देखें, आप वही अंबेडकर, वही प्रकाश अंबेडकर, उसको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाने के लिए जिस विपक्ष ने एड़ी चोटी एक की, समझना मेरी बात को मैं, वही वामपंथियों और तमाम किस्म के लिबरल संगठनों के खिलाफ में अपने कैंडिडेट देते हैं और बीजेपी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जीत गई। अगर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल कोरिलेशन अगर दुरुस्त करना था, और यह महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को हराना बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल यह कि आप पॉलिटिक्स कैसी कर रहे हैं? क्यों क्रिमिनल इतने आएंगे? आप जाति की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति का निषेध कीजिए, अपराधीकरण क्यों करेंगे? बंगाल में कम से कम, बंगाल में मैं ये बात कह सकता हूं, बहुत ही एक लंबे समय तक कांग्रेस, यानी ये सिद्धार्थ शंकर राय के जमाने के आने के पहले तक, यानी विधान चंद्र राय के जमाने तक कांग्रेस कम से कम इस अपराधीकरण से मुक्त थी। वामपंथियों में अपराधीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक नहीं, वामपंथियों में अपराधीकरण की प्रक्रिया और अपराधीकरण दिखाई दिया ये 1990-95 के बाद। ये चीज समझने की है। ये अपराधीकरण की प्रक्रिया चारों तरफ है, लेकिन सवाल ये कहां ज्यादा है कहां कम है? दलित की राजनीति में ये क्यों आएगी? ये चीज चिंता दलित के संदर्भ में हो रही है। अब हम इसे डाइल्यूट कर दें कि नहीं साहब वो फला फला भी है, नहीं, उनसे तुलना नहीं हो सकती आपकी। हम स्वस्थ राजनीति की बात कर रहे हैं तो स्वस्थ राजनीति दलित राजनीति हो सकती है, कोई नहीं, क्यों नहीं हो सकती है? अंबेडकर ने करके दिखाया। अंबेडकर इलेक्शन हार गए, लेकिन उन्होंने समझौते नहीं किए, समझौते नहीं किए। बी प्रसाद जी, इसमें मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। हालांकि आपके जो प्रश्न का जवाब है वो अपनी बात के अंत में प्रोफेसर ने दे दिया है, पर मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। आपके जो दो बाद में सवाल है उसमें से एक जो आपने आर्य समाज को लेकर पूछा है, उसके लिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि हम सवाल नहीं छोड़ते हैं कोई भी, हम उस पर बात करते हैं और मेरी खुद की असहमति भी मैं जताता हूँ यहीं पर। और हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी को भी महान के तौर पर स्थापित हमने अभी तक नहीं किया। हमने राजा राम मोहन राय से शुरुआत की थी, उनके काम के बारे में भी बात की, लेकिन हमने लगातार
उनकी कमियों के बारे में और ज़्यादा मुखर होकर बात की कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, क्या क्या उन्होंने किया, उसमें क्या उनके व्यक्तित्व में कमियां थी, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे। हमने ये लगातार बात की। कोई भी महान व्यक्ति पूरी तरह महान नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको महान बना देती हैं। जाहिर सी बात है, ये मेरे साथ हो सकता है कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ पर मुझे तैरना नहीं आता है, तो मैं एक और चीज मैं बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ, बहुत ही बेसिक चीज है ये, वो बीएम प्रसाद जी को भी समझनी होगी। नवजागरण ने एक बहुत बेसिक चीज पैदा की जो कि कॉमन है, वो महाराष्ट्र में भी है, वो बंगाल में भी है। वो क्या है कि अधिकार मांगने की चीज नहीं है, बल्कि अधिकार की सृष्टि करनी होती है। दोनों में फर्क है। ये जो नई जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिक्स है नीचे, उसमें दलित भी शामिल है। आप नए मनुष्य की सृष्टि पर जितना जोर देंगे, नवजागरण ने नए मनुष्य की सृष्टि पर जोर दिया था। आप सृष्टि पर जोर नहीं दे रहे हैं, आप डिमांड पर जोर दे रहे हैं, और ये आपकी वीकनेस है, ये ताकत नहीं है। उन्होंने नया मनुष्य बना के दिया, कैसा लेखक होना चाहिए उन्होंने दिया। मुझे मौका लगेगा तो मेरे पास में है बंगला का पहला दलित उपन्यास, इतना शानदार उपन्यास है, अनपैरेलल उपन्यास है। मैं वही बात कह रहा हूं कि जैसे आपका वो जो सवाल है जो आर्य समाज पर है, ये बात हमने मेंशन की कि हम सब पर बात करेंगे। हम आज के एपिसोड पे, चूंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर और तमाम चीजों पे बात हो रही है, अभी बंगाल की बात हो रही है, तो हम ये नहीं कर सकते। हाँ, अभी फिलहाल नहीं, हम ये कर नहीं सकते हैं। हम ये कर नहीं सकते हैं कि हम आज ही आर्य समाज की पूरी बात कर दें, फिर हमारे इस एपिसोड का मकसद क्या रह जाएगा, और फिर हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर पे फिर क्या आर्य समाज के एपिसोड में बात करेंगे। तो हम ये नहीं करने वाले हैं। आर्य समाज वाले जिस वाली आप बात कर रहे हैं, वो सवाल मेरे जहन में नहीं है। मैं उस बात से आपकी अग्री करता हूं बीएम प्रसाद जी कि आर्य समाज का डीजनरेशन हिंदुत्व की ओर हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है किसी को, इससे कोई इनकार नहीं करने वाला है। वो मैं उसमें दो चीज जोड़ देता हूं, मैं उनका मन शांत करने के लिए जी। आर्य समाज का डीजनरेशन शुरू हुआ तब से, जब से के 1923-24 के आसपास से। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। आर्य समाज के सभी संगठनों पर धीरे 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 आरएसएस के लोगों ने कब्जे कर लिए पूरे देश में। और उसका एक बड़ा कारण यह था कि आर्य समाज ने नीचे जमीनी स्तर पर सुधार के आंदोलन को तिलांजलि दे दी। और यह प्रक्रिया 20वीं शताब्दी की बिगनिंग में ही शुरू हो चुकी थी। आर्य समाज एक दिन में डीजेनरेट नहीं किया है। और इस बारे में एक सेकंड जी। और आर्य समाज ही नहीं डीजेनरेट किया इस मामले में, सॉरी, ये पूरे इस प्रोसेस में वे तमाम किस्म के जो मतलब जो जैसे रैदास के बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, जैसे कबीर के बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं देश में, समझ रहे हो तुम जी। ये तमाम जो भक्ति आंदोलन के जो दलित जाति के कवि थे, जो कि बहुत बड़े आइकॉन थे हमारे, उन सारे के सारे आइकॉन्स के केंद्रों पर आज विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यह एक बहुत सुनियोजित कोशिश है, इसे अलग ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, मैं उसको लेवल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि ये जो एक्सपेंशन है हिंदुत्व का आरएसएस के आने के बाद, जिसने कि सुधार के आंदोलनों को प्रभावित किया, सिर्फ एक चीज समझने की है कि बंगाल के कम से कम रिफॉर्म मूवमेंट को, बंगाली जाति को आर्य समाज आज तक, सॉरी, आरएसएस आज तक प्रभावित नहीं कर पाया उस तरह से जैसा कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रभावित कर चुका था। आज भी नहीं कर पाया जी। और यह किस लिए बंगाल में भी नहीं कर पाया, दक्षिण भारत में भी। रिफॉर्म जो सुधार आंदोलन था उसके अभी भी विचार लोगों के बीच में जिंदा है। दक्षिण में भी नहीं कर पाया, दक्षिण में बिल्कुल नहीं कर पाया। पेरियार के आंदोलन को बिल्कुल अभी हमने जो आपको अभी एक जो प्रोमो हम चला रहे थे बीच में, अब एक बार उसको फिर चलाना चाहता हूं कि हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं सास से समाज के नाम से, और हमारा इसका पंचलाइन जो टैगलाइन ही है, बदलनी है वर्णमाला। तो वर्ण जो है, हम इसमें पितृसत्ता में बात करेंगे, हम इसमें तमाम सारे जो इश्यूज हैं जाति से लेके पितृसत्ता से लेके, इन पे हम बात करेंगे। हम बहुत सारे जो है दलित विचारकों को, स्त्री विमर्श के विचारकों को, उन सबको आमंत्रित करने वाले, अलग अलग इलाकों से जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं जमीन पे, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सबको हम लेकर आने वाले हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोमो इसका, डेमोक्रेसी इस विमर्श के बिना नहीं बन सकती है। ये हमारा बहुत दृढ़ मानना है कि डेमोक्रेसी में सारे डिस्कोर्स होंगे। क्योंकि लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, तो एक तो आर्य समाज के बारे में हम बात करेंगे,
जहां तक बात आर्य समाज की है, इसमें हमको समझना पड़ेगा। और आपने एक बात और कही कि गांधी के मूल्यों का शरण हुआ है, वो होना ही था। और इसमें अगर हम इस बात को लेकर, मेरी एक बात है, अब ये गांधी के मूल्यों का शरण क्यों हुआ है, इसको लेके हम दलित आंदोलन को तो क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, हम गांधी के आंदोलन को क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही अगर दलित आंदोलन के मूल्यों का शरण हुआ है तो हम दलित आंदोलन को क्वेश्चन करेंगे, उन एक्टिविस्टों को क्वेश्चन करेंगे जमीन पे काम कर रहे हैं, हम गांधी के आंदोलन को क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आरएसएस कब्जा कर रहा है आर्य समाज के इंस्टीट्यूशंस पे, या कल को साउथ में, क्योंकि दक्षिण भारत में अभी हमारा जो नया एपिसोड आएगा उसमें बहुत सारे खुलासे हैं नए, वहां पे जो जमीनी लोग हैं हमने उनसे बात की है कि आरएसएस या हिंदुत्व की जो विचारधारा है कट्टरपंथी, वो कैसे वहां मजबूत हुई है। तो उसके लिए क्वेश्चन उनसे ही किया जाएगा, उसके लिए क्वेश्चन हम उत्तर भारत के लोगों से नहीं कर सकते कि बताओ तमिलनाडु में क्यों ऐसा हुआ। तो इसलिए बंगाल का जो आंदोलन था, अभी हमने रेनेसां शुरू किया क्योंकि रेनेसां की शुरुआत बंगाल से होती है, राम मोहन राय से होती है, और हम ईश्वरचंद विद्यासागर में पहुंचे हैं। ये पूरी सीरीज जो है रेनेसां, ये किताब की तरह है जो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, और अमित शाह वाली क्रोनोलॉजी नहीं है ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जो है वो बात करेगी नगरावरण के बारे में, और तारीख के अनुसार कि यहां फिर यहां यहां। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें अब दयानंद सरस्वती तक नहीं पहुंचने वाले हैं या ज्योतिबा फुले तक नहीं पहुंचने वाले हैं, हम वहां भी जाएंगे, हम ज्योतिबा फुले की भी बात करेंगे, हम शाहू जी महाराज की भी बात करेंगे, हम अंबेडकर की भी बात करेंगे, हम गांधी की भी बात करेंगे, जहां जाके फुल स्टॉप लगना शुरू हो गया और कैसे ये पथभ्रष्ट हो गया या बिल्कुल जड़ता आ गई समाज में। और आज इस नवजागरण की जो देन है, मैं इस पे अमूमन प्रोफेसर बोलते हैं तो किसी ने मुझसे कहा कि पिछली बार वाले एपिसोड को लेकर कि आपने बड़ी पिछली बार बातचीत लंबी चौड़ी करी, आखिरी में आप अभी तक नहीं बोलते थे। तो मैंने कहा कि अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो अब मेरे पास भी विचार आ रहा है कि मैं बात करूँ। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, उदाहरण देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, थोड़ा आसान से इसको एक कहानी की, दादी की कहानी की तरह समझते हैं। मेरी दादी, मेरे जब दादा का देहांत हुआ, मेरे पिता के पिता का, तो कुछ गांव से रिश्तेदार आए थे और एक बहुत घटिया परंपरा हमारे समाज में चलती रही है, जहां तमाम समाज हैं जहां पे औरतों को पति के देहांत के बाद, चूंकि अब वो विधवा को वृंदावन भेजना या टकला करना या वो सती प्रथा वाला तो खत्म हो गया था, तो अब समाज जो है वो औरत को कैसे कमजोर करे, कैसे डिमीन करे, है ना। क्योंकि मतलब पत्नी का देहांत होगा तो पति जो है वो वैसे ही घूमेगा और सज से घूमने लगेगा कि भाई अब तो मैं फिर से सिंगल हो गया हूं, अब मुझे नया रिश्ता चाहिए। लेकिन पति का देहांत हो जाए तो पत्नी के लिए तय कर दिया गया कि वो सफेद रंग की साड़ी पहनेगी। और ये एक तरह का, दरअसल इसको हम देखें तो ये वैसा ही है जैसे नाजियों ने यहूदियों के लिए कोड तय किया था, या पाकिस्तान जैसे मुल्क में अहमदियों के लिए कोड तय कर दिया जाता है, या हम अपने देश में बहुत सारे कोड अब तय करने लगते हैं। वो लिखे नहीं जाते हैं किसी किताब में, संविधान में, लेकिन हम, जैसे मेरी दाढ़ी देख के बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि मैं मुसलमान हूं। वो भूल जाते हैं कि उनके अपने साधु और ऋषि मुनि ऐसे ही दाढ़ी रखते थे, वो ऐसे ही बाल रखते हैं। वो भूल जाते हैं कि यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो दाढ़ी ना बना पाए, जैसे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो उनकी दाढ़ी भी 6 महीने के लॉकडाउन में ऐसी हो जाएगी। ये कुदरती प्रोसेस है। लेकिन हमने बना रखे हैं हम सबने अपने कोड। तो औरतों के लिए कोड बना दिया गया कि पहचान कैसे होगी। ये ठीक यहूदियों के लिए जो कार्ड इशू किया गया था या कैसे कपड़े पहने, ये वैसा ही प्रोसेस था। ये वैसा ही प्रोसेस था जो नाज़ी जर्मनी जो है वो आइसोलेशन का या आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कर रही थी। और फैसिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है आइडेंटिफाइंग अ कॉमन एनिमी। तो जो पुराना समाज था, ऐसा नहीं है कि ये फैसिस्ट नहीं था। जब आप औरतों के लिए तय करते हैं कि विधवा हो गई है तो ये सफेद साड़ी पहनेगी, ये चूड़ियां नहीं पहनेगी, ये सिंदूर नहीं लगाएगी, और अगर शादीशुदा है तो ये लगाएगी। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफाइंग अ कॉमन एनिमी है, जो एक इनके लिए सेकंड जेंडर था, जो आधी आबादी दुनिया की है। औरतों को डिमीन करना, उनको दबा के रखना। अब आप ये सोचिए, जब मेरे दादा का देहांत हुआ तो कुछ रिश्तेदार गांव से थे और उसमें तो कुछ शहर के थे। इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने आके, एक परंपरा है पुरानी, चूड़ियां तोड़ने की। मैं बच्चा था तब, मुझे याद है मेरे पिता उठ के खड़े हुए और कहा कि मेरी मां के साथ किसी ने अगर ऐसा कुछ करने का साहस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग चाहें तो जा सकते हैं यहां से, अपने पिता का अंतिम संस्कार मैं बिना आपके यहां हुए भी कर सकता हूं। अब आप ये सोचिए कि अगर ये नवजागरण काल ना आया होता, समाज न बदला होता, तो क्या मेरे पिता में ये साहस भी होता, क्योंकि सारा समाज आसपास वैसे ही होता, कि वो ये बात कह पाते। मेरी दादी ने कभी भी सफेद साड़ी नहीं पहनी, वो कलरफुल साड़ियां पहनती अपने अंत तक। और
ये हमने पूरे समाज में बदलाव देखा है कि पति के देहांत के बाद ये बहुत कम होता है। फिल्मों फिल्मों में हमने देखी होगी बेवकूफी, पर असल समाज में नहीं होता। हम जब फिल्में देखते हैं तो कहते हैं यार ऐसा कहाँ होता है, क्योंकि अब ये नहीं होता है, ये बदला। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक विमर्श की बात हो रही है वहां दूसरा विमर्श ले आना हमको कई बार लगता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पर कहीं ना कहीं ये वैसी चीज हो जाती है जैसे जब ब्लैक लाइव्स मैटर का आंदोलन चलता है तो अचानक से कोई आता है वो कहता है ऑल लाइव्स मैटर, या फिर वो आके कह देता है कि नहीं नहीं सांवलों की लाइफ ही मैटर करती है, नहीं नहीं जानवरों की लाइफ मैटर करती है। ये दरअसल किसी एक डिस्कोर्स को कमजोर करने वाला है। ये वैसे ही है जैसे हम दलित आंदोलन की बात करें और अचानक से कोई आ जाए उसमें कहे काले लोगों का क्या, अचानक से कोई आ जाए और कहे कि औरतों का क्या। जिस विमर्श की बात हो रही है वो किसी वजह से हो रही है। हम आएंगे, हम हर विमर्श पे जाएंगे, लेकिन अगर जितना इंपॉर्टेंट दलित विमर्श है उतना ही महिला विमर्श भी है। और इसकी बात मैं आपको बहुत सिंपली समझाना चाहता हूं कि दलित आंदोलन आ गया, जबकि इंटरेस्टिंगली राम मोहन राय के बहुत साल बाद आया, लेकिन महिला के आंदोलन के बहुत साल बाद आता है वो। उसके बावजूद हम सोच के देखें तो महिलाओं की स्थिति आज भी, वो दलित घर में भी हो तो भी पायदान में समाज के वो वहीं पर हैं, यानी कि वो दलित हो या सवर्ण हो, मूलतः वो दलित है। सबसे मुश्किल लड़ाई जो बदलाव की होगी वो महिला आंदोलन की होगी। महिला के लिए पिंजरा कहीं लोहे का है, कहीं सोने का है और कहीं लकड़ी का है, पर है पिंजरा ही। तो इसलिए हमको इस बात को समझना होगा, तो हम इस पे भी बात करेंगे। गांधी के मूल्यों का शरण हुआ इसलिए तो देश का यह हाल है, इसमें क्या कहने की बात है। लेकिन हमको इस पे भी बात करनी होगी। हम बात करेंगे इस पे कि कैसे जो है वो रामदास अठावले एक पार्टी बनाते हैं और दलित आंदोलन के लोग जाके उसको वोट दे आते हैं, जबकि रामदास अठावले दलित चिंतक नहीं है। उनकी राजनीति क्या है वो भी हम जानते हैं। मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूं, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो हमको इस सब पे बात करनी होगी, पर हम उस पर आएंगे। हम ज्योतिबा फुले पर भी आएंगे, अम्बेडकर पर भी आएंगे। और इस वादे के साथ मैं आज का ये एपिसोड खत्म करना चाहता हूं, और सोमवार को हम मिलेंगे। सवाल हम जो आप लोग भेजते हैं वो हम गुरुवार को लेते हैं आमतौर पे। हमको मैं एक बार फिर से जो है ये बात कहना चाहता हूं, अपने सवाल तर्क असहमतियां और प्रतिक्रियाएं जो है वो हमको लिखकर भेजिए। हम गुरुवार को जो सवाल ईमेल पर आते हैं या फेसबुक के इनबॉक्स में आते हैं उन पर चर्चा करेंगे, या जो सवाल आज रह गए उन पर चर्चा करेंगे। ईमेल कीजिए हमको mediavigilindia@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है मीडिया विजिल, फेसबुक पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप उस पर हमको अपने इनबॉक्स में सवाल भेज सकते हैं। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं। आप मुझे टैग कर सकते हैं सवाल लिखकर कहीं भी, प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी को टैग कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद आपका। अगला एपिसोड 7वां एपिसोड होगा। मैंने गलती से इस एपिसोड को 7वां एपिसोड बोल दिया था, 6वां एपिसोड है। और कोई बात नहीं। हम जो नई सीरीज बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, 1-2 दिन में आपको तारीख और दिन पता चल जाएगा कि कब आएगा, कितने बजे आएगा। वो साथ से समाज, और इस बार का हमारा जो विषय है साथ से समाज में, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में जो पुलिसकर्मियों ने पिता और पुत्र की हत्या की है, उसके जो सामाजिक उसका एंगल है, जो कैसे ये सब होता है, और तमिलनाडु में सामाजिक परिस्थिति क्या है, पिछले कुछ सालों में किस तरह से बदली है, कैसे वहां पे राइट विंगर्स घुसे हैं पॉलिटिक्स में, और इस सारे मुद्दे का कैसे कुछ राइट विंगर जो राजनीतिक दल हैं वो अपने पॉलिटिकल माइलेज के इस्तेमाल कर रहे हैं। तमिलनाडु के ही कुछ साथियों के साथ हम ये समझेंगे साथ से समाज में। रेजेंसा में हम गुरुवार को लौटेंगे। आप हमारे शोज देखते रहिए। आप पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और पसंद कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि रेनेसां यानी कि नव जागरण का मकसद ही है जितने ज्यादा लोगों तक हम जा पाएं, उनसे बात करें, उनके सवाल लें, उनकी सामाजिक परिस्थिति को समझें। और मीडिया विजिल ये काम करता रहेगा। बाकी नीचे स्क्रीन पे हमारा एक संदेश चल रहा है, वो आपने लगातार पढ़ ही लिया होगा। हमारा स्पॉन्सर ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई कॉर्पोरेट है, हमारे स्पॉन्सर आप हैं। तो आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं वो स्क्रीन पे है, लगातार आपने देखा। और इसके साथ मैं विदा लेता हूं, और हम लोग फिर आएंगे। और हाँ, जल्दी ही सोमवार से जब हम अपना 7वां एपिसोड लेकर आएंगे यूट्यूब पर, इस सीरीज का जो पहला चैप्टर है राम मोहन राय, उसके सारे एपिसोड्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप उनको यूट्यूब पर देख सकते हैं, और किसी को भेजना चाहें तो आसानी से भेज सकते हैं। शुक्रिया प्रोफेसर, आप सब लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।